प्रभा जी का छोटा बेटा नितिन बड़ा ही होनहार था। उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसे शिप पर इंजीनियर की जॉब मिल गई। अब साल के लगभग 10 महीने उसे अपने शिप पर ही रहना था, इसलिए वो बड़ा खुश था और उसकी नौकरी वहां लग गई थी, इसलिए उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। अरे सुमित बेटा, आज शाम को 2 किलो बेसन के लड्डू लेते आई हो। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। हैं? 2 किलो लड्डू, वो भी पूरे मोहल्ले में? अरे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने मम्मी जी, तो कम से कम 5 किलो लड्डू तो मंगाओ। अरे लेकिन लड्डू मंगाने ही क्यों है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना है? तू भी ना एक नंबर का बेवकूफ है। अरे हमारे नितिन की जहाज पर नौकरी लगी है तो मोहल्ले में लड्डू तो बांटने पड़ेंगे ना। आखिर हर एक पड़ोसी को पता तो लगना चाहिए कि मेरे बेटे की कितनी अच्छी नौकरी लगी है। और हाँ, 2 किलो से फालतू लड्डू मत लेकर आइयो, वरना खर्चा ज्यादा हो जाएगा। प्रभा को अपने बेटे की नौकरी का पूरे मोहल्ले में गुणगान भी करना था और वो कंजूस भी इतनी थी कि एक लड्डू से फालतू किसी भी पड़ोसी को ना दे। शाम को वो पड़ोसियों के घर लड्डू देने गई और पूरे मोहल्ले में उसने अपने बेटे की नौकरी का ढिंढोरा पीट दिया। इस पूरे मोहल्ले में बस मेरा बेटा नितिन ही है जिसकी नौकरी समुद्री जहाज में लगी है, वरना यहाँ के लड़के एक नंबर के आवारा है, आवारा। वैसे तुम्हारे बेटे की कहीं नौकरी लगी या नहीं? हाँ, लग गई है, वो बस इंटरव्यू देना बाकी है। वैसे बड़ा एहसान तुम्हारा कि एक लड्डू देने आ गई तुम मुझे। कंजूस कहीं की, बेटे की नौकरी समुद्री जहाज में लगी है, फिर भी एक एक लड्डू दे रही है। अब पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। तभी कुछ दिन बाद घर पर नितिन का वीडियो कॉल आता है। वो सबको समुद्र का नजारा दिखाता है। वाह बेटा, तेरी तो ऐश ही ऐश है। समुद्र के बीच ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा है तू तो। और एक हम यहाँ गर्मी में सिके हुए पापड़ की तरह हो गए। वो तो है पापा, यहाँ पर तो जिंदगी का सुकून ही अलग है। इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है। काश आप सब भी यहाँ होते तो बहुत मजा आता। नितिन सबसे बात कर ही रहा था कि तभी नेटवर्क की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगले दिन उनकी पड़ोसन पूनम उनके घर आती है। अरे मानसी बहू, जरा 2 ग्लास ठंडा ठंडा पानी तो लेकर आ, और कूलर में भी देखिए जरा पानी खत्म तो नहीं हो गया। अरे प्रभा, तुम लोग कहाँ इस गर्मी में सड़ रहे हो? तूने तो कहा था तेरी बेटी की समुद्री जहाज पर नौकरी लग गई है, तो तुम लोग थोड़े दिन के लिए वहां पर चले जाओ ना, गर्मी से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे लेकिन हम लोग वहां कैसे जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। मेरी ननद की बेटी की भी समुद्री जहाज में नौकरी है और वो भी ना अपने घर वालों को कुछ दिन के लिए जहाज पर लेकर गया था। तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वहां कुछ दिन के लिए तो लेकर जा ही सकता है। तुम भी मौज करना, पूरे हॉलीडे मनाकर आना वहां, और इस गर्मी से तुम लोगों को राहत भी मिल जाएगी। अब पूनम ने प्रभा के कान में ये बात डाल दी तो प्रभा ने नितिन के सामने ये बात छेड़ दी। अरे हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं अपने सीनियर से बात कर लूंगा। आप सब लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बेचारे नितिन ने तो सीधे स्वभाव से ये बात बोल दी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी इस बात को बोलने का आखिर अंजाम क्या होगा। अरे मानसी बहू, पैकिंग करनी शुरू कर दो, हम सब नितिन के जहाज पर जा रहे हैं। कम से कम 1 महीना तो रुक कर ही आएंगे। 1 महीने का बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा और इस गर्मी से छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ दादू, मेरी भी 1 महीने की गर्मी की छुट्टी हो गई है। मैं भी पूरे महीने चाचू के साथ शिप पर रहूंगा। अगले दिन सब घर वाले वहां के लिए निकल जाते हैं और एक पोर्ट से उन्हें शिप के अंदर बिठा लिया जाता है। लेकिन शिप के अंदर जाती ही, अरे बाप रे बाप, टीवी में देखने में तो बहुत छोटा लगता था, लेकिन असल में तो बहुत बड़ा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ का झाड़ू पोछा कौन करता होगा। बेचारा जो भी करता होगा बहुत थक जाता होगा। अरे मम्मी जी, मुझे तो लगता है यहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाले नहीं होते होंगे। यहाँ पर ना बड़ी बड़ी मशीनों से सफाई होती होगी जो अपने आप चलती हैं। अरे आप सब आगे चलिए, मैं आपको शिप के अंदर लेकर चलता हूँ। नितिन सब घर वालों को शिप के अंदर ले जाता है। तभी सामने से उसके सीनियर भी आ रहे थे। वो अपने सीनियर से अपने घर वालों का इंट्रोडक्शन कराने लगता है। आई होप आप सब यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। नितिन, तुम सबका ख्याल रखना। मम्मा, पॉटी। क्या? पॉटी आई है, पॉटी। अरे बेटा, थोड़ी देर रोक लेना। नहीं मम्मा, इसमें कोई प्ले पोज का बटन थोड़ी ना है, बहुत जोर से आई है। अगर नहीं की तो पैंट में ही निकल जाएगी। अरे नितिन, प्लीज जल्दी से लेकर जाओ इसे। जी सर। चल बेटा, मेरे साथ चल। नितिन चिंटू को शिप के वॉशरूम में लेकर जाता है। हे भगवान, आखिर मैंने क्यों सर के साथ सबका इंट्रोडक्शन करवाया। पूरी इज्जत का पचका कर दिया इस चिंटू ने। इसे भी सर के सामने ही पट्टी आनी थी। अरे
क्या हो गया नितिन, तुम वॉशरूम के बाहर क्यों खड़े हो और खुद से क्या बातें कर रहे हो? चाचू कर ली। ओह, समझ गया। योगेश हंसता हुआ वहां से दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। चाचू कर ली। अरे बेटा कर ली तो मैं अंदर धोने थोड़ी ना आऊंगा। अंदर जेट स्प्रे है बेटा, उससे साफ कर ले। शिप में नितिन की फैमिली के एंट्री के पहले दिन ही उसकी इज्जत का पचका हो ही गया था। तभी अगले दिन सुबह सुबह उसके पापा लुंगी गमछा पहनकर शिप पर दातून करते हुए घूमने लगते हैं। नितिन अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होकर आता है और अपने पापा को इस तरह देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। ये भगवान, अगर किसी ने देख लिया इनको ऐसी हालत में तो जितना कल इज्जत का फालूदा हुआ था आज उससे भी ज्यादा हो जाएगा। रोक नितिन, जल्दी से रोक इन्हें। अच्छा वो नितिन बेटा जो मुझे तू यहाँ दिख गया, मैं ना तब से तुझे ही ढूंढ रहा था। अच्छा वो तो तूने हम सबको यहाँ बुला लिया। कितने ठंडे ठंडी हवा लग रही है समुद्र में। थैंक यू बेटा जो तूने हमें यहाँ बुलाया। वो तो मेरा फर्ज है पापा, लेकिन आप यहाँ पर दातून क्यों कर रहे हो? अरे दातून क्यों कर रहे हो क्या मतलब है? तुम लोग क्या यहाँ पर अपने दांत साफ नहीं करते या इस समुद्र के पानी से एक कुल्ला कर लेते हो और तुम्हारे दांत साफ हो जाते हैं? नहीं पापा, यहाँ पर ऐसे खुले में कोई दातून नहीं करता। अब बाथरूम में जाइए ना, वहाँ पर आप अच्छे से नहा भी लेना। नहीं, नहाने की बाल्टी तो मैं पहले यहाँ पर लाकर रख चुका हूँ। अरे जब बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मैं अंदर बाथरूम में क्यों नहाऊंगा? क्या? इससे पहले कि नितिन आगे कुछ बोलता, समुद्र में तेज लहर उठती है और वहां रखी पानी की बाल्टी वहां गिर जाती है और पूरे फ्लोर पर पानी पानी बिखर जाता है। उसी समय सामने से नितिन के सीनियर ऑफिसर आ रहे थे। उस पानी पर उनका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। मारे लगी, पानी किसने गिराया यहाँ पर? अरे पापा जल्दी से पानी की बाल्टी लेकर निकलो यहाँ से, वरना मेरी क्लास लग जाएगी। नितिन जाकर अपने सीनियर को उठाता है और इतने में उसके पापा बाल्टी लेकर वहां से सरक लेते हैं। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना सर? अरे इतने जोर से लगी है क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पर पानी किसने गिराया? पता नहीं सर, लगता है बारिश आ गई होगी। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। नितिन अपने सीनियर को इस बारे में पता नहीं चलने देता, लेकिन अब घर वाले अपनी हरकतों से बाज आने वाले थोड़ी न थे। कभी ना कभी तो उनकी हरकतें सबके सामने आएंगी ही। तभी अगले दिन, अरे मानसी मेरी वो सफेद वाली टी शर्ट कहाँ पर है? वो तो गंदी हो गई है ना, तो धोनी है। अरे यार ये वाली शर्ट मुझे चुभ रही है, तुम वो टी शर्ट धो दो ना, मैं उसे ही पहन लूंगा। वैसे कपड़े तो सबके इकट्ठे हो ही गए हैं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर कपड़े धो देती हूँ। सर्फ और साबुन तो मैं अपने साथ लेकर ही आई थी। मम्मी जी और पापा जी के कपड़े भी लेकर जाती हूँ। मानसी सबके गंदे कपड़े इकट्ठे करती है और शिप पर एक बाल्टी में कपड़े भिगोकर वहीं धोना शुरू कर देती है। हाँ, कितना मजा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में कपड़े धोने में, है ना मम्मी जी? कितनी ठंडी ठंडी हवा है। वैसे यहाँ पर रहने का मजा बहुत है। हर काम ठंडी ठंडी हवा में करो तो काम करने में ज्यादा थकावट भी नहीं लगती, वरना घर पर गर्मी में काम करो तो हालत खराब हो जाती है। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, देवर जी को बोलकर हम सब यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। सबके लिए खाना भी बना दिया करेंगे तो कोई रहने के लिए मना भी नहीं करेगा। और बचा चिंटू का स्कूल तो उसकी ऑनलाइन क्लास करवा देंगे। वैसे बात तो तेरी ठीक है, लेकिन पता नहीं हमें यहाँ पर हमेशा के लिए कोई रहने देगा भी या। मानसी वहां कपड़े धोती हुई अपनी सास से बातें कर रही थी। तभी नितिन अपने कुछ कलीग्स के साथ वहां पर आता है और अपनी भाभी को वहां कपड़े धोते देखते हुए समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? अरे नितिन तुम भी ना बहुत भोले हो, साफ साफ नजर तो आ रहा है कि तुम्हारी भाभी यहाँ पर कपड़े धो रही है। वाह भाभी जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, शिप को पूरा धोबी घाट बना दिया आपने। लगता है अभी भी नितिन की बेइज्जती होने में कुछ कसर बाकी रह गई थी, इसीलिए वहां पर उसके सीनियर्स पे आ जाते हैं। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है नितिन? कुछ नहीं सर, वो बस हमारे गंदे कपड़े हो गए थे ना, तो बहुत हो रही है। बस थोड़ी देर में धुल जाएंगे तो यहीं पर सुखा देंगे। व्हाट? सर वैसे आपकी टोपी ना बहुत गंदी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन से धुली नहीं है। लाइए ना, मैं धो देती हूँ। ये सब क्या नॉनसेंस है नितिन? आई एम सॉरी सर। नितिन के सीनियर उसे गुस्से में देखते हुए वहां से जाते हैं। इससे पहले कि नितिन अपनी भाभी को कुछ बोलता, उसकी भाभी शिप पर ही कपड़े सुखाने शुरू कर देती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? लगता है यहाँ पर नौकरी करते करते आपकी नजरें कमजोर हो गई है देवर जी। अरे कपड़े धोए हैं तो कपड़े सुखा रही हूँ, अंदर सुखाऊंगी तो सूखेंगे नहीं, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है तो जल्दी सूख जाएंगे।
मानसी कपड़े सुखा रही थी, तभी हवा का तेज झोंका आता है और पिताजी की धोती को अपने साथ उड़ा ले जाता है। अरे बहू ये क्या हुआ? ये तो तेरे पिताजी की इकलौती धोती थी, अंदर तौलिया पहन कर बैठे हैं वो तो। अगर धोती नहीं मिली तो तौलिए में ही घूमना पड़ेगा इन्हें। अब मैं क्या करूं माँ जी, अब ये तो उड़ गई, समुद्र में उतर कर थोड़ी ना धोती लेकर आऊंगी मैं। उनकी बातें सुनकर नितिन अपना सर पीट लेता है और उसके सारे कलीग्स नितिन को देख देख कर खूब ठहाके लगाकर हंसते हैं। नितिन उन दोनों को अंदर रूम में लेकर जाता है। देखिए, आप लोग अब तभी इस कमरे से बाहर निकलना जब मैं वापस आऊं, वरना फिर से कोई ना कोई हरकत हो जाएगी। हरकत? कौन सी हरकत नितिन? कुछ नहीं भैया, वो सीनियर्स के साथ मीटिंग है तो मैं वहां जा रहा हूँ। आप सब आराम से कमरे में बैठिए। हाँ। नितिन मीटिंग रूम में जाकर मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग अटेंड करते हुए अभी थोड़ी देर ही बीती थी कि दरवाजे पर नॉक होती है। सबके सब मेंबर्स तो अंदर मीटिंग में है, तो बाहर से नॉक कौन कर रहा है? सर लगता है धनसुख फाइल लेकर आया है, मैंने उसे फाइल लाने के लिए कहा था। योगेश जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर धनसुख नहीं नितिन के घर वाले थे। एक तो पहले ही नितिन की हालत पतली हो रखी थी और उन्हें वहां पर देखकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने बताया था ना यहाँ मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ, हमें पता है बेटा कि यहाँ मीटिंग चल रही है, लेकिन क्या करें, कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तो सोचा आप लोगों के साथ आकर थोड़ी देर बैठ जाते। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सब लोग वहां जमकर बैठ जाते हैं, लेकिन नितिन के पापा ने तो हद ही कर दी। तौलिया बांध कर वो मीटिंग रूम में आकर बैठ गए। उन्हें देखकर बाकी सबकी तो हंसी निकल गई, लेकिन नितिन के सीनियर ने उसे जो लुक दिया, उससे देखकर नितिन समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। अरे आप सब प्लीज रूम में जाइए ना, ये मीटिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए हम आपके सामने मीटिंग नहीं कर सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं बैठ सकते तो बाहर ही चले जाते हैं। वैसे बिना कमरे में बहुत दम घुट रहा था। सब वहां से बाहर आते हैं। नितिन के सीनियर मीटिंग की वजह से चुप रह जाते हैं। नितिन को लगता है कि मामला रफा दफा हो गया, लेकिन उसके घर वाले अभी भी कहां अपनी हरकतों को बंद करने वाले थे। जैसे ही मीटिंग खत्म करके सब बाहर आए तो नितिन की मम्मी यानी कि प्रभा जी ने शिप पर चूल्हा जलाया हुआ था और उस पर तवा चढ़ाकर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और उनके चारों तरफ सब बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। अरे नितिन, तू भी आ जा बेटा, गर्मा गर्म रोटियां बन रही है, तू भी अपनी प्लेट लेकर बैठ जा, चल। ये सब क्या हो रहा है नितिन? अगर इस बार सर ने ये सब देख लिया ना तो कहीं तुम्हें भी यहाँ से रफा दफा ना कर दे। क्या हो गया नितिन बेटा, आजा। अरे आइए ना देवर जी, मम्मी जी ने बहुत ही मस्त खाना बनाया है, आपको खाकर मजा आ जाएगा। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा, घर पर तो इतनी गर्मी में खाना खाने का मजा ही नहीं आता। हमने तो सोच लिया है कि अब तो पूरी गर्मी हम यहाँ पर ही रहेंगे। क्या बेटा, अब तो तू गया। प्रभा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और सब गर्मा गर्म रोटियां खा रहे थे, लेकिन तभी समुद्र में तेज की लहरें उठी और चूल्हे के समेत वो सभी और उन सब की थालियां शिप के अलग अलग किनारों में फैल गई। प्रभा देवी तो गोल 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 पूरे शिप में ही घूम गई। अरे कोई पकड़ो रे! नितिन ने जाकर प्रभा जी को पकड़ा और वो चूल्हा घूमते घूमते किसी और के नहीं बल्कि सीधा नितिन के सीनियर के रास्ते में ही आ गया। व्हाट? चूल्हा? हमारे शिप के अंदर ये चूल्हा क्या कर रहा है नितिन? अरे इस पर तो मैं खाना बना रही थी सर, लेकिन एक जोर की लहर आई और सब कुछ गोल गोल घूम गया। इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी मैंने, वो भी सारे गिर गए। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। सॉरी सर, तुम तो अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। नितिन डरते हुए अपने सीनियर के कैबिन में जाता है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ जाता है कि अब उसके सीनियर उसका क्या हाल करने वाले हैं। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है नितिन, क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? नहीं सर, यहाँ पर जॉब करना तो मेरा बचपन का सपना था। अगर चाहते हो कि तुम्हारी ये नौकरी बची रहे तो कृपा करो हम पर और प्लीज अपनी फैमिली को वापस घर भेज दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर उनके साथ ही यहाँ से चले जाओ। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। जी जी जी, समझ गया सर। अब नितिन के घर वाले इतने मन से वहां रुके हुए थे तो नितिन उन्हें वहां से जाने के लिए कैसे बोलता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बेचारा उन्हें ये बोलने की कोशिश करता है। पापा, वो साल में ना हम लोगों के पास शिप पर हमारी फैमिली बस 1 हफ्ते के लिए रुक सकती है। वैसे मुझे कहते हुए बड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन कल आप लोगों को घर के लिए निकलना पड़ेगा। क्या? लेकिन क्यों देवर जी? हम तो सोच रहे थे पूरी गर्मी हम यहीं पर बिताएंगे। मैंने तो चिंटू के ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी टीचर से बात कर ली थी।
माफ करना भाभी, लेकिन इससे ज्यादा अलाउड नहीं हो सकता ना। मगर आप अगले साल, नहीं कुछ नहीं, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम कल आप लोगों को पोर्ट पर छोड़ देंगे। अरे बेटा, लेकिन घर पर बहुत गर्मी लगती है। यहाँ पर गर्मी से कितना सुकून मिला हुआ था, एकदम ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा लगती थी यहाँ पर। मेरा तो यहाँ से जाने का मन नहीं है भाई। 1 हफ्ते के लिए और पूछ लेना, क्या पता मान जाए। ऐसा नहीं होता माँ, और आप यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए आई थी ना, तो ठीक है, मैं घर पर एसी लगवा देता हूँ। आप घर पर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेना। उसके बाद तो आपके यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ की ठंडी हवा का मजा आपको घर पर ही मिल जाएगा। अरे बेटा, लेकिन अगर घर में एसी लगवा लिया तो बिजली का बिल भी तो कितना ज्यादा आएगा, उसे कौन भरेगा? यहाँ पर तो बिना बिजली के बिल के ही इतनी ठंडी हवा मिल जाती है, तो हमें यहीं पर छोटा सा कमरा दिलवा देना। अरे पापा, बस बिजली के बिल की बात है ना, मैं भर दूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं। आप बस अपना सामान पैक कर लीजिए, और बाकी घर में एसी का बिल सब कुछ मैं संभालूंगा। नितिन जैसे तैसे अपने घर वालों को अपने शिप से वापस घर भेजता है और घर में उनके लिए एसी लगवाता है। हर महीने याद से वो कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन इस डर से वो बिजली का बिल जरूर भर देता है कि कहीं गर्मी से छुटकारा पाने के चक्कर में उसके घर वाले फिर से उसकी शिप पर ना आ जाए। पिछली बार तो जैसे तैसे उसकी नौकरी जाने से बच गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम नितिन जानता था कि क्या हो सकता है। जिया के घर का आंगन भरा हुआ था। कहीं टेंट वाले रस्सी तान रहे थे, कहीं 2 आंटियां एक ही फूलमाला पर बहस कर रही हैं। दीवारों पर फेरी लाइट्स आधी लगी हुई थी और आधी जमीन पर गिरी हुई थी। काम पूरा होने से ज्यादा बिखरा हुआ दिख रहा था। तभी जिया की बड़ी बहन अनन्या हाथ में क्लिप बोर्ड लेकर दौड़ती हुई आती है। सुनो सब लोग, कोई फूल वाले भैया से बोलो कि मैरीगोल्ड की क्वांटिटी डबल करनी है। और ये हल्दी वाली थाली किसने फ्रिज में रख दी थी? एक आदमी चीजें संभाल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सभी अपनी मन मर्जी करते फिरेंगे। ब्याही थाई बेटियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता बेटा। और वैसे इस घर में तू भी मेहमानों की तरह ही आई है, तो हमें मत बता कौन अपनी मर्जी का कर रहा है और कौन नहीं। शुक्र मानिए भाभी कि आपके नंदोई मेरे साथ में नहीं है, वरना उन्होंने इस लड़की की ऐसी बोली सुन ली होती ना तो एक कान के नीचे लगाती इसके। शादी होकर विदेश क्या चली गई, खुद को राजकुमारी समझने लग गई। क्या बात हो गई अनन्या? इवेंट प्लानर रख लिया था ना तुमने? जब वो सब कुछ अच्छे से कर रहे तो तुम तेज क्या बन रही हो? क्या चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी ना हो? हाँ, वृंदा को पता चला ना उसकी शादी पर लोग इस तरह से तमाशे कर रहे हैं तो रो रो कर आंखें सुझा लेगी। फॉर गॉड सेक मम्मी, तुम तो पढ़े लिखो जैसी बात करो। इवेंट प्लानर को सिर्फ रखने से नहीं हो जाता, उन पर नजर भी रखनी होती है। और खुशी की बात यह है कि सुबह 7 बजे से इवेंट प्लानर फोन ही नहीं उठा रहा। अगर उसने अरेंजमेंट सही से नहीं की तो बेड़ा गर्क हमारा ही होगा। तुम्हारी दूसरी बेटी की शादी है, वरना मुझे क्या है। क्या? इवेंट प्लानर फोन क्यों नहीं उठा रहा? घर जाकर देख उसके। अरे रोहन, कहाँ है तू? हे भगवान, अब क्या होगा? शादी सर पर है, ये इवेंट प्लानर फोन नहीं उठा रहा। तेरे पापा का भी पत्रिका ऑपरेशन ना हुआ होता तो एक वक्त पर 4 शादी सल्टा देते। वो किसी पर इस तरह निर्भर थोड़ी ना होना पड़ता मुझे। लड़के वाले ठीक ही कह रहे थे, प्लानर पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। उनके हाथों में पूरी शादी की जिम्मेदारी देते थे हम, तो इस तरह फजीयत तो नहीं होती हमारी। घर के हॉल में हो रहे हंगामे से बेखबर जिया आराम से अपने लैपटॉप पर कलर पैलेट और थीम प्लान कर रही थी। तभी अनन्या जिया के पास आती है। देख जिया, तुम्हें करनी थी ना अपनी दीदी की वेडिंग प्लानिंग, तो कर लो। क्या मतलब? स्ट्रेट बात यह है कि इवेंट मैनेजर कहीं गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो कपड़े, थीम, एंट्री, डेकोर सब कुछ तुम्हें ही संभाला है। जिया शौक से अपने हिसाब से थीम डिसाइड कर रही थी ताकि इवेंट मैनेजर को 4 बातें सुनाकर उसके काम में कमी निकाल सके, पर उसे क्या पता था कि ये सारा भार उसके सर पर ही आने वाला है। जिया अपनी बहन की बात सुनकर चौंक जाती है। दीदी, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन है, मैं अकेले नहीं, लड़के वाले की साइड से बात कर ली है मैंने। वहां अर्जुन पहले ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। अब यहाँ से तुम भी आ गई हो तो अर्जुन और तुम दोनों मिलकर सब मैनेज करो। जो पैसा देना होगा हम तुम्हें दे देंगे। अब किसी धोखेबाज मैनेजर से तो तुम बेहतर ही हो ना, और इसी बहाने तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई हमारे किसी काम भी आ जाएगी। वृंदा दी की शादी की तैयारियां मुझे करनी है, वो भी विक्रांत जीजू के भाई के साथ मिलकर। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। यहाँ लड़की वाले घबराए हुए थे तो वहां लड़के वालों के घर में भी केओस चल रहा था। अर्जुन छत पर 2 डेकोरेटर्स को समझा रहा था। भैया, ये जो आर्च है ना, ये मेहंदी में था, अभी हल्दी के लिए सिंपल रखना था। ऐसा क्यों? अरे सुन रहे क्या भैया,
अर्जुन डेकोरेटर्स के साथ अपना दिमाग खराब कर रहा था कि रिया फोन हाथ में पकड़े चिल्लाती हुई छत पर आती है। भैया मैं ये क्या सुन रही हूँ, आप और भाभी की सिस्टर ही सारा काम संभाल रहे हैं, मतलब ऑफिशियली आप मैनेजर बन गए। 2 दिन बाद ही फंक्शन थे, इसलिए जिया और अर्जुन फोन पर आते हैं। दीदी ने सब हमारे ऊपर डाल दिया, कैसे होगा सब? रिसोर्ट वाले के पास सिर्फ शादी की डेट की बुकिंग है, बाकी फंक्शंस घर से करने होंगे क्योंकि इतने टाइट सीजन में कोई होटल भी नहीं मिलने वाला कि दोनों परिवार साथ में फंक्शन कर सके। वही तो, यहाँ तो क्या सीन चल रहा है पूछो मत। मम्मी कह रही है कि ये न्यू जनरेशन प्लानर ही संभाल सकता है। दोनों एक साथ बोलते हैं। टाइम कम है। टाइम कम है। दोनों एक साथ हंस भी पड़ते हैं, वही नर्वसनेस वाली हंसी। चलो फिर मैं डेकोर संभालूंगा, तुम ड्रेसेस और थीम का देख लो। विक्रांत की छत पर अर्जुन हल्दी की सारी तैयारी कर लेता है। 2 दिन बाद सुबह 10 बजे की टाइमिंग हल्दी के लिए रखी गई थी। पर हल्दी के दिन मेहंदी के रंग के कपड़े कौन पहनता है? ये दिन मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा जिया, अजीब नहीं दिखूंगी क्या मैं? अरे तो उसमें जिया क्या करेगी? अर्जुन बेटा भी तो इस प्लान में शामिल है। अब लड़के वालों ने सोचा है कि हल्दी में हरे रंग के कपड़े पहने जाएंगे तो शांति से पहन लो। और ये रंग वक का चक्कर अब आया है, हमारे समय तो फुर्सत ही नहीं थी किसी को नए कपड़े लेने की। तेरी बड़ी मौसी ने जिस साड़ी में हल्दी की थी उसी साड़ी को मुझे मेरी हल्दी पर पहना दिया था, और वो साड़ी भी नारंगी रंग की थी। नहीं तो क्या, बेकार में नए नए कपड़े खरीद कर खर्चा बढ़ाया जिया तूने। बात लड़के वालों का मन रखने की थी तो मैंने साड़ी ले ली, वरना मैं अपने बेटे की मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे कभी ना खर्च करती। वही तो लड़के वालों की बात है ना माँ जी। अब वो चाहते हैं कि सभी एक रंग के कपड़े पहने तो पहन लो, इसको तकलीफ ही क्या है। पहले तो हमने लड़के वालों के सामने इतनी शेखी बिखेर दी, उसके बाद उन लोगों के ही छत पर फंक्शन कर रहे, वो लोग मान जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। वृंदा के मन में ये सवाल नहीं आया होगा भाभी, जरूर आपकी अनन्या ने उसके दिमाग में फिजूल बातें भरी होगी। इसकी विदेश में शादी क्या हो गई, खुद को कहीं की राजकुमारी समझने लगी। हरा रंग तो शुभ होता है कि नहीं जी? वो तो मुझे नहीं पता जी, अब जो कपड़े निकाल कर देती है मैं पहन लेता हूँ, बाकी वो काला पीला नीला या भूरा है इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुंदर तो मैं तब भी लगता हूँ जब आप मेरे बाजू में खड़ी रहती हैं। आप बिना ब्याहने लायक भांजियां सामने हैं और आपकी शैतानियां खत्म नहीं हो रही। वैसे अब आप इस घर के बड़े दामाद हैं तो थोड़ी तो मैच्योरिटी वाली बात आपको करनी पड़ेगी, वरना होने वाले दामाद क्या सोचेंगे। लड़के वालों के घर में हल्दी की तैयारी पूरे जोरों पर थी। पीले पर्दे, पीली टेबल रनर, हर कोने में मैरीगोल्ड की मालाएं। तभी डीजे हल्के साउंड में मेहंदी है रचने वाली गाने की टेस्ट साउंड चला देता है। भाई डीजे को बोलो हल्दी प्लेलिस्ट चलाए, मेहंदी वाले गाने भूल जाए। अर्जुन गहरी सांस ले रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, या कम से कम उसे तो लग रहा था कि तभी गेट के बाहर हरी चमचमाती बस रुकती है जिसमें से लड़की वालों की पूरी फौज उतरती है। चमकीले मिंट ग्रीन, टीली, बॉटल ग्रीन, एमरल्ड रंग में मेल खाते दुपट्टे, मेहंदी जैसे झुमके स्टाइलिंग, भारी भारी फ्लोरल ज्वेलरीज। हल्दी के बीच ये रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने पीले समंदर में अचानक हरा झंडा लहरा दिया हो। लड़की वाले ग्रीन टोन का चलता फिरता चार्ट क्यों बनकर आया है भैया? क्या? नहीं, ये तो फाइनल नहीं हुआ था। शिट। अरे राम, ये लोग मेहंदी का समझ कर आ गए क्या? बस फिर क्या था, लड़की वालों को बस से उतरता देखते ही लड़की वाले विस्परिंग मोड में आ जाते हैं। देखो, लड़की वालों ने पहले ही दिन थीम बदल दी। मैंने तो पहले ही कहा था, उनकी इतनी मानोगे तो यही होगा। कर ली ना अपने मन की। मुझे तो लगता है वो लोग ट्रेंड सेट करने आए हैं ग्रीन हल्दी का, क्यों मासी जी? पर जब पहले ही बात हो गई थी, सारी तैयारियां एक साथ होगी, तो फिर यह क्या हरकत है? हमारे टाइम में तो फंक्शन होता था, आजकल तो रंगों का खेल बना दिया। बात करूंगी मैं महेश जी से, यह हरकत मुझे पसंद नहीं आई। घर के अंदर हो रहे रिएक्शन से बेखबर रजनी मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंटली घर के अंदर आती है। देख वृंदा, कितने फ्रेश लग रहे हैं सब ग्रीन में, तो बेकार ही टेंशन ले रही थी। अभी रजनी ठीक से मुस्कुराई भी नहीं थी कि उसे बैकग्राउंड में सब कुछ पीला दिखता है। अरे ये सब पीला क्यों है? शायद हल्दी की सजावट पहले करती होगी। बेचारे 2 बच्चे ही सारा काम संभाल रहे थे। हमें क्या है, हमें तो अपनी बेटी को विदा करने से मतलब है।
तो फिर डीजे ने मेहंदी वाला गाना क्यों नहीं चलाया? गाना तो हल्दी वाला चल रहा है। ये जिया कहाँ रह गई? कहीं गलत फंक्शन पर तो नहीं आ गया हम? जैसे जैसे लड़की वाले इस फंक्शन में शामिल हो रहे थे, वैसे वैसे लोगों की फुसफुसाहट अब मुंह पर करने वाली इंसल्ट में बदल रही थी। वेलकम आंटीज, मेहंदी है या हल्दी है, सब मिक्स मैच चल रहा है। ये शादी के फंक्शन तो मुझे पहले भी समझ में नहीं आते थे और अब तो और भी समझ में नहीं आएंगे। अभी हल्दी करनी है कि मेहंदी? ये ताने सुनवाने के लिए लेकर आई थी भाभी आप मुझे या? ये सब गलती अनन्या की है। मेरी बिल्लो रानी जी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आप जो रंग पहन ले वो रंग महफिल को झगमगा देता है। अरे फोटोग्राफर, जरा हम दोनों मियाँ बीवी की फोटो तो लेना। जी सर, वैसे सर सही कह रहे हैं मैम, बहुत प्यारी लग रही है आप। बस थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी, मुझे बैकग्राउंड को हरा कर दूंगा या आपके कपड़ों को पीला। ये तो अच्छी इंसल्ट करवाई यार तूने लड़की वालों की। वही मैं सोचूं, इतनी अच्छी खातिर की लिस्ट देने के बाद इवेंट मैनेजर के गायब होने का झूठा बहाना दे दिया लड़की वालों ने, और तुम लोग मान भी गए। ऐसे में तो लोग शादी तोड़ देते हैं। अरे पर ये करंट तो 2 शादी तोड़ने से भी बड़ा निकला, मान गया अर्जुन भाई। लड़की वालों के चेहरे पर एम्बेरसमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे तुम दोनों खाना एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन भागते हुए जिया के पास जाता है, जो एक हाथ में फोन पकड़े डेकोरेटर्स को 10 बातें सुना रही थी। ये क्या बात हुई? आप लोगों को पता है ना कि ये तय हुआ था कि हल्दी में सभी मेहंदी के कपड़े पहनेंगे। हम लोगों का आउटफिट तो ग्रीन करवा दिया, पर लड़के वालों के कपड़े कहाँ गए? यही सारे कपड़े स्टिच हुए थे ना? हाँ, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया आप लोगों ने? मैम हमें तो बस हल्दी के डेकोरेशन के लिए बोला गया था, कपड़े क्या बन रहे कहाँ बन रहे हैं हमें क्या पता। ये काम तो अर्जुन सर देख रहे थे। आप लोगों का काम हो गया? हो गया ना, तो आप लोग जाइए, मैं आ गया हूँ। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने तो मुझे जो फाइल भेजी थी उसमें तो ग्रीन ड्रेस कोड था। अरे मैंने फाइल चेक की, गलती से हल्दी के दिन मेहंदी वाली ड्रेस कोड की थीम भेजी थी मैंने। इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी।